सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुलजिमों की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने दलाइल दिए कि फैसला मुअत्तल ना हुआ तो सिंध हुकूमत को मुश्किल होगी। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि काफ़ी अरसे से अपीलें ज़ेर इल्तला हैं, पहले कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुलजिमों की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वकील ने दलाइल दिए कि फैसला मुअत्तल ना हुआ तो सिंध हुकूमत को मुश्किल होगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अब इंडस्ट्री जो है वो लग रही है और उसके साथ हमारा अब ये जो दो नए आए हैं, एग्रीकल्चर आया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ा सा, चूँकि ये मेरा शोबा भी है, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर एम्फेसिस करूँगा कि कैसे हमें आगे की क्या ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखिए कि और कहाँ पे आके हमारी स्ट्रेटजी और इकोनॉमी इकट्ठी हो जाती है। मसलन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आप लीजिए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे मोबाइल्स के अंदर चिप डलती है, इसका डिज़ाइन है और ये मोल्डिंग है। अब तो खैर ज़्यादातर इतनी फ़ोन चिप्स चेंज नहीं होती क्योंकि फ़ोन के अंदर मोल्ड हो जाती हैं, लेकिन आपको याद होगा जब हमारे पास पहले नोकिया 3320 हुआ करता था तो हम एक दूसरे के चिप्स ही हर वक्त बदलते रहते थे। तो दिस इज़ सेमीकंडक्टर थिंग। कैमरा है, उसके अंदर चिप डलती है। हमने ये सारे सामने हमारे मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, इसके अंदर सारा जो है ये सारा सेमीकंडक्टर्स का खेल है। सो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर मोनोपोली है, इंटेल की मोनोपोली है। सो अमेरिकन दो कंपनियां जो हैं वो मोनोपोलाइज करती हैं आपके ये डिज़ाइंस को और उनको, बट ये चाइना के लिए इन द लॉन्ग रन फिजिबल नहीं है। सो सीपैक में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलर हमारा हुआ है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको हम उठाएं। सो चाइना को सिर्फ पाकिस्तान से साल के 25,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए जो कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम कर सके। इस वक्त हमारी कैपेसिटी 200 की भी नहीं है। So you can imagine the kind of jobs that we'll create through CPAC. Likewise, this is one industry that I'm talking about, semiconductor industry. चाइना और जो अमेरिका का इस वक्त एक ट्रेड वॉर चल रहा है। सो वेस्ट की तरफ से एक चाइना के ऊपर आ रही हैं ट्रेड बैरियर्स आ रहे हैं। चाइना जो है वो 70% दुनिया का जो सोलर इंडस्ट्री है उसके ऊपर मोनोपोली है, वो चाइना की मोनोपोली है। चाइना को हम ये कहते हैं, हम ये जो सीपैक है इसका क्या फ़ायदा होगा। हम ये चाहते हैं कि चाइनीज़ जो कंपनियां जो कि, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि असल मरहला ये नहीं होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपस में जो है वो इसके ऊपर चलेगा। असल कामयाबी ये होगी कि चाइनीज़ बिजनेसेस और पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं वो इसमें इकट्ठे हों। और फॉर एग्जांपल दुनिया की जो 5 बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो चाइना की हैं। और जो सोलर है और विंड है आप, और साथ ही हाइड्रो भी अगर आप ले लें, ये जो 3 एक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं ये एक्चुअली अगले 20 साल में टेक ओवर कर लेंगे दुनिया की एनर्जी नीड्स को। सो जिस तरीके से इस वक्त आपने देखा होगा, बल्कि मैं आप लोग खुद ही अपना एक्सपीरियंस भी करें कि अगर आपको याद हो आज से 5-6 साल पहले हमें हर आधे घंटे बाद अपना मोबाइल फ़ोन चार्जर पे लगाना पड़ता था, ये चार्ज हो तो फिर हम बात कर सकें। अब हम मोबाइल फ़ोन रात को चार्ज करते हैं और शायद हमें एक दिन, और जिन लोगों का कम इस्तेमाल है उनको 2-2 दिन भी शायद फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहती। इट वॉज़ नॉट लाइक द सेम लाइक 4 years बैक। सो क्या हो रहा, जो बैटरी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आगे जा रही हैं और ये जो लिथियम बैटरीज़ हैं, अब आप नया फिनोमेना देख रहे हैं। टेस्ला जो है, टेस्ला ने कल ही $500 बिलियन का अपना हदफ पूरा किया है और टेस्ला $5 बिलियन का, और टेस्ला जो है वो पहली इलेक्ट्रॉनिक बैटरी मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं जिन्होंने इतना बड़ा नंबर जो है वो अचीव किया है। लेकिन टेस्ला की जो बैटरीज़ हैं वो कहाँ बन रही हैं, वो चाइना में बन रही हैं।
सो चाइना जो है वो मोनोपोलाइज करता है पैनल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम बैटरीज। और ये जो बैटरीज के अंदर आगे जो टेक्नोलॉजी जा रही है, जैसे ग्रेफीन है या हाइड्रो है, मैं बोर नहीं आपको करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगे का थोड़ा सारा जो मंजरनामा है वो कैसे होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपने बिजली के बिलों से तंग हैं। तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि 15 से 20 सालों में एक्चुअली जो बिजली की कंपनियाँ हैं उनको डीप फ्रीज़र और माइक्रोवेव मुफ्त देना पड़ेंगे कि प्लीज़ आप इनको इस्तेमाल भी करें, क्योंकि द वे रिन्यूएबल एनर्जी इज़ टेकिंग ओवर द वर्ल्ड और द वे चाइनीज़ आई वुड से द रिसर्चर्स और जो उनकी कंट्रीब्यूशन हुई है टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में, दैट इज़ मेस्मराइजिंग, और वो टेक ओवर कर लेंगे। सो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम इस बहुत बड़ी मार्केट में बहुत छोटा सा हिस्सा चाहते हैं। मसलन आपको सिर्फ मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन देना चाहता हूँ। मैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब से और चीफ साहब से या जहाँ पे भी बात होती है, मैं उनसे कहता हूँ कि ये रूटीन में आप रोज़ पुराने सेठों को बुला लेते हैं, टेक्सटाइल वालों को, और उनको, और वो घंटा सारा दिन लगाते हैं और यही कहते हैं कि हमें और सब्सिडी दे दें, ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। फैसलाबाद की लूमें चल जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे जॉब्स जो हैं वो हो जाएंगी। बट आप देखिए कि जो एप्पल का, हमारी टोटल इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $37 बिलियन हैं। एप्पल की सिर्फ जो वॉच है और जो उसके एयरपॉड्स हैं वो साल के $35 बिलियन के बिकते हैं। सो इमेजिन आप करिए कि टेक्नोलॉजी बिजनेसेस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके उसमें। हमारी टोटल एक्सपोर्ट जितनी जो है वो सिर्फ ये 2 आइटम्स हैं एप्पल के। अल्टीमेटली अगर हमने आगे जाना है, हमें अपनी पूरा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की तरफ। और टेक्नोलॉजी में हम क्या कह रहे हैं, हम चाइना से ये कहते हैं और सीपैक में हम ये कह रहे हैं, और हमारे पास हमने मैप किया कौन सी कंपनीज़ हैं चाइना की, जो 6 बड़ी कंपनीज़ हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं कि आप अपना सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शिफ्ट कर दें। अब जब आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं तहरीक इंसाफ का पहला मेगा प्रोजेक्ट कई बार की डेडलाइन के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने आज अंडरपास का इफ्तिताह करना था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा आज इफ्तिताह करना था, इसको मुलतवी क्यों किया गया? जी बिल्कुल, आज फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह होना था और इस इफ्तिताह को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा लाहौर के साथ शेड्यूल किया गया था कि वो लाहौर आएंगे और सॉफ्ट लॉन्चिंग करेंगे ऐवान वज़ीर आला पे। लेकिन तामीराती काम मुकम्मल ना होने की वजह से उजलत में इफ्तिताह इसकी वजह करार दी गई और वज़ीर-ए-आज़म को इस बात से भी आगाह किया गया कि अभी ये काम जो है होना बाकी है, ये हुकूमत की सुबकी का सबब बनेगा। दूसरी वजह वज़ीर-ए-आज़म को ये बताई गई कि ये सूबाई लेवल का एक लाहौर का प्रोजेक्ट है जिसको वज़ीर आला ने संगे बुनियाद रखा था, उन्हीं की जानिब से इफ्तिताह किया जाना मतवक्के है। अब आज तकरीब मुनक्किद जो होना थी ऐवान वज़ीर आला में, उसके अंदर लाहौर का ये फिरदौस मार्केट का इफ्तिताह नहीं होगा, जबकि वज़ीर आला के ऑफिस में ये बता दिया गया है कि वज़ीर आला इसका इफ्तिताह करेंगे। LDA ने अब कल इस मंसूबे के लिए वक्त मांग लिया ताकि वज़ीर आला इफ्तिताह करें। तामीराती काम जारी है, फिनिशिंग का काम जारी है और अभी भी 1 से 2 रोज़ चाहिए कि LDA इसको वाइंड अप करे और फिर इस मंसूबे को मुकम्मल तसव्वुर करते हुए इसका इफ्तिताह करे। जी ठीक है, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, आप बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, तफसील तो दुरे ने बहुत बता दी। बुनियादी वजह यही है कि चूँकि इस तामीराती मंसूबे का काम मुकम्मल नहीं हुआ, शेड्यूल में वज़ीर आज़म के डाला गया, लेकिन जब वज़ीर आज़म हाउस को ये बताया गया कि अभी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, तामीराती काम नहीं हुआ, तो वहाँ से बरहमी का भी इजहार किया गया कि पहली चीज़ तो ये कि एक नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म से क्यों करवाया जा रहा है, क्या सुबकी करवाना मकसूद है। दूसरा, उन्हें इंतज़ामिया को और जो मुतल्लिका वजारत थी उसे ये कहा गया कि वैसे भी ये मामला सूबे लेवल का है, अगर इफ्तिताह आपने करवाना ही है तो वज़ीर आला से करवाया जाए, वज़ीर आज़म से नहीं करवाया जाए। उसके बाद ये मामला जो है शेड्यूल से वज़ीर आज़म के ड्रॉप कर दिया गया और जिस तरह दुरे ने भी बताया कि वज़ीर आला पंजाब को कहा जा रहा है कि वो इसका इफ्तिताह करें, लेकिन
अभी तक जो है ये फाइनल नहीं हो सका कि काम मुकम्मल कब होगा। मुकम्मल होगा तो इसका इफ्तिताह करवाया जाएगा। ताहम जो आज ऐवान वज़ीर आला में सॉफ्ट लॉन्चिंग रखी गई थी वजारत की जानिब से, वो ड्रॉप कर दी गई और वज़ीर आज़म जो है इस मंसूबे की सॉफ्ट लॉन्चिंग नहीं करेंगे। जी ठीक है कज़ाफ़ी बट बहुत शुक्रिया। दुर्रे नायाब आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। GDA के मरकज़ी रहनुमा फ़कीर हाजी मोहम्मद जादिम मंगरियो कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हार गए। वो नेशनल मेडिकल सेंटर कराची में ज़ेर इलाज थे। फ़कीर हाजी मोहम्मद जादिम मंगरियो 2 बार मुशीर और 1 बार वज़ीर मुमलिकत बने। उनकी मैयत को आबाई इलाके उमरकोट भेज दिया गया। वो 1 माह कबल कोरोना का शिकार हो गए थे। आज़ाद नोडियो से तफसीलात जानते हैं। जी आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सिंध ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मरकजी रहनुमा हैं फ़कीर हाजी मोहम्मद जादिम मंगरियो, जो 1 माह से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन वो इस वक्त नेशनल मेडिकल सेंटर कराची में जिंदगी की बाजी हार गए हैं। फ़कीर मोहम्मद जादिम मंगरियो जो है उसका कोरोना टेस्ट 1 माह कबल जो है साउथ सिटी अस्पताल से पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्होंने नेशनल मेडिकल सेंटर में जो है इनको वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत मजीद ख़राब हो गई, जिसके बायस वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। उनकी जस्ते खाकी अपने आबाई गांव जो उमरकोट वाकई हाजी वलीम मंगरियो है, वहाँ पर यहाँ से रवाना कर दी गई है। जादिम मंगरियो 1 बार यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ की काबीना में मुमलकती वज़ीर रहे। उससे कबल 2 बार अरबाब गुलाम रहीम और जाम सादिक अली के दौर में उनकी काबीना में मुशीर रहे। फ़कीर जादिम मंगरियो का ताल्लुक उमरकोट के इलाके धोरनार से था, जो जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग फंक्शनल से रहा है। मोहम्मद जादिम मंगरियो 2013 के आम इंतखाबात में सांगड़ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन उनका जो है जिंदगी ने साथ नहीं दिया। कोरोना के बाद आज वो जो है जिंदगी की बाजी हार गए। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक से 47 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेगी। सूबाई हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। साबिका दौर में पंजाब हुकूमत 5 खरब 68 अरब रुपए की मखरूज थी। मौजूदा हुकूमत में पंजाब के ज़िम्मे कर्ज 9 खरब 45 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। तफसीलात जानते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, कर्ज का मुआहिदा कब तक मुतवक्के है? पंजाब हुकूमत अब मजीद 47 अरब रुपए से ज़ायद का कर्ज लेने जा रही है और ये कर्ज आलमी बैंक से लिया जाएगा। अब इसके लिए क्योंकि आलमी बैंक पहले ही रजामंदी का इजहार कर चुका है, लेकिन अब इसके लिए जो एग्रीमेंट साइन होना है उसके लिए महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से एक प्रपोज़ल ऐवान वज़ीर आला को भेजी गई, जो ऐवान वज़ीर आला की तरफ से कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को अर्साल की गई कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कि आलमी बैंक के वफ़द के साथ निगोशिएशन करे, उनके साथ मुज़ाकरात करे कि लोन किस बुनियाद पर लिया जाएगा और उसके साथ ही इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या होंगे। और अब ये लोन जो है वो फाइनेंशियल जो रिस्क चल रहा है पूरे पंजाब में, क्रंच चल रहा है, माली बहरान से निकालने के लिए होगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से भी होगा और मुख्तलिफ जो तरक्याती अमूर हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये बजट खर्च किया जा सकेगा। अब इसके लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है कि वो अब आलमी बैंक के साथ निगोशिएशन करेगी। उसमें सेक्रेटरी PND को सरबराह बनाया गया कि सेक्रेटरी PND और महकमा फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अफसरान जो हैं उनके शमूल में कमेटी बनाकर कि वो आलमी बैंक के नुमाइंदगान के साथ मुज़ाकरात करेंगे और एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे और एग्रीमेंट के तहत आलमी बैंक से ये 47 अरब रुपए का कर्ज जो है वो लिया जा सकेगा। तो इससे पहले भी आलमी बैंक से बहुत ज़्यादा कर्जा हुकूमत पंजाब ने लिया, लेकिन अब मज़ीद कर्ज लेने के लिए जा रही है ताकि पंजाब में जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है उसको दूर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान के कला कोहना कासिम बाग में सियासी रहनुमाओं और वर्कर्स की तरफ से स्टेडियम का ताला तोड़ने पर थाना लोहारी गेट पुलिस ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं अली कासिम गिलानी, जावेद सिद्दीकी, शेख तारक रशीद, अब्दुल वहीद अराई और अब्दुल कादिर गिलानी समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्तान के कला कोहना कासिम बाग में सियासी रहनुमाओं और वर्कर्स की तरफ से स्टेडियम का ताला तोड़ने पर थाना लोहारी गेट पुलिस ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सियासी क़यादतें बैरून मुल्क बैठकर भी नज़रिए की हिफाजत करती हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। वो लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और दुनिया भर में सियासी क़यादतें मुल्क से बाहर बैठकर भी अपनी नज़रिए की हिफाजत करती हैं और तहरीकों को
لیڈ کرتی ہیں, جو کہ پہلی بار پاکستان میں نہیں ہو رہا. پاکستان میں بھی بارہا ہی ہو چکا ہے. ہر چیز جو ہے اس کی قیمت اوپر کی طرف جا رہی ہے. سستا تو کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی, اور مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی ہے. لوگ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. ہر آدمی جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے. ہر گھر میں چولہے بجھ رہے ہیں. حکمرانوں کو نہ ملک چلانے کا تجربہ ہے, نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے, نہ وہ امپروومنٹ چاہتے ہیں کسی شعبے میں. پہلے احتساب کے نام پہ یہ تماشا اور ڈرامہ چلتا رہا. نیب کو پیچھے لگایا ہوا تھا, اب اینٹی کرپشن کو اور FIA کو پیچھے لگایا ہوا ہے. سینئر سیاستدان چودھری احمد مختار لاہور میں انتقال کر گئے. چودھری احمد مختار مختلف ادوار میں دفاع, پانی, بجلی اور تجارت کے وزیر رہے. پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر بینظیر بھٹو کے ساتھ خدمات سر انجام دی. مرحوم کی نماز جنازہ آج دوپہر 1:30 بجے ڈیفنس میں ادا کی جائے گی. پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات کی. منیر اکرم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ڈوزیر پیش کیا. ڈوزیر میں پاکستان کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں. پاکستانی مندوب سلامتی کونسل کے صدر کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود کا خط بھی پیش کر چکے ہیں. خط کو سلامتی کونسل کے ارکان میں ایجنڈے کے طور پر تقسیم کیا جائے گا اور یہ کونسل کے ریکارڈ میں شامل ہوگا. to utilize the Security Council mechanisms to defame Pakistan by portraying itself as a victim of terrorism. It is furthermore abusing the FATF to damage Pakistan's economy. India's hybrid war is accompanied by threats of aggression against Pakistan and daily violations of the ceasefire along the line of control in Jammu and Kashmir. India's terrorist and subversive campaign is being directed at the highest levels of the Indian leadership. India's sponsorship of terrorism is a blatant violation of the UN Charter, of UN Security Council resolutions, including resolutions 1267 and 1373, and international law. Moreover, other countries in the region have also been the victims of Indian-sponsored terrorism. That is also seeking. ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں. پشاور میں کورونا نے ایک اور نرس کی جان لے لی. روبینہ شاہین کئی دنوں سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں. عظمت علی شاہ سے تفصیلات جانتے ہیں. عظمت بتائیے گا. جی بالکل, پشاور میں کورونا نے ایک اور نرس کی جان دے لی ہے. روبینہ شاہین نصیر اللہ میموریل اسپتال میں خدمات سر انجام دے رہی تھی اور فرنٹ لائن پر کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی. جو روبینہ شاہین کئی دنوں سے ہسپتال میں زیر علاج تھے, جس کے بعد کورونا نے ان کی جان لے لی. جی ٹھیک ہے عظمت, بہت شکریہ آپ کا. اب کچھ موسم کی بات کریں تو راولپنڈی, اسلام آباد میں وقفے سے بادل برس رہے ہیں, جس سے موسم خوشگوار ہو گیا. تفصیلات جانتے ہیں. روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. روزینہ بتائیے گا کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے؟ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج دن بھر مطلع ابرآلود رہے گا. وقفے سے بارش ہوتی رہے گی اور نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں بلکہ پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں مزید بارش کی توقع کی جا رہی ہے. گلگت بلتستان, کشمیر, خیبر پختونخوا, بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں اور سندھ کے بھی بعض علاقوں میں بتایا گیا ہے کہ بارش کی توقع ہے. محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج پہاڑی سلسلوں پر بہت اچھی برف باری کی توقع کی جا رہی ہے اور بارش اور برف باری کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مزید سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بالائی علاقوں میں تو موسم شدید سرد ہوگا اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر سردی کی شدت مزید بڑھ جائے گی.
आने वाले जो रोज़ हैं कल के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा जुमेरात तक जो है मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा और बारिश के फिलवक्त तो कोई इम्कानात नहीं है। महकमा मौसमियात का बताना है कि फिर दिसंबर में एक सिलसिला आएगा, दिसंबर के वस्त से बारिशें होंगी, लेकिन अभी जो बारिशें हैं उनसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आने वाली बारिशों के बाद तो सर्दी यकीनन बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त भी जो इस्लामाबाद का मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और आज सिंगल स्वेटर में तो गुजारा नहीं है, आज दो स्वेटर्स पहनने की नौबत आ चुकी है क्योंकि इस्लामाबाद में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी रोजीना, बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बूंदाबांदी जारी है। कहाँ कहाँ बादल बरस रहे हैं, जान लेते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का मौसम खासा दिलकश हो चुका है क्योंकि कराची में गुज़िश्ता रोज़ से ही सर्द मौसम की पहली बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। मगरिबी सिस्टम के तहत कराची में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सीव्यू पर मौजूद हूँ, यहाँ पे भी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ मकामात जिसमें मलिक, कारसाज, PCHS, डिफेंस और मुख्तलिफ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त भी वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है क्योंकि साइबेरियन हवाएं चल रही हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से। तो मौसम क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत हो गया था और दिलकश हो गया, तो साइबेरियन हवाओं ने मजीद मौसम को खूबसूरत बना दिया। मैं इस वक्त सीव्यू पर हूँ, यहाँ पे तो मौसम और भी दिलफरेब लग रहा है। मेरे कैमरामैन वाहिद अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त लोग खासे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों की आमद जो है हम देखते हैं बढ़ती ही जा रही है। लोग जो है इस सर्द मौसम की जो बारिश है इसके बाद की सूरत हाल एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम जो है खासा खुशगवार है और साथ साथ हम देखते हैं ठंडी ठार हवाएं हैं और बादल क्योंकि छाए हुए हैं, कहीं सुरमई कहीं काले बादलों के डेरे हैं। दर्जे हरारत इस वक्त भी तकरीबन 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और हवा क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। दोपहर में हमने देखा, सुबह के औकात से हम देख रहे हैं 12 नॉटिकल माइल, 14 नॉटिकल माइल और अब तकरीबन 17 से 18 नॉटिकल माइल हवा की रफ्तार जो साइबेरियन हवाएं हैं और कराची वालों का दिल उभा रही हैं। साथ साथ महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा और बारिश के बाद मजीद सर्दी में इजाफा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मानिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में कई रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासिर भी हुआ है, जबकि रास्ते भी बंद हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल सुहेल खान से जान लेते हैं। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा हमें। शांगला में गुज़श्ता कई रोज़ से बारिश जबकि बालाई इलाकों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश और बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो नुक़्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। अगर हम बात करें शांगला के जो सयाहती मुकामात है शांगला टॉप और यख्तंगी के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि शांगला टॉप और यख्तंगी पर इस वक्त शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और ज़िली इंतज़ामिया शांगला ने हिदायत जारी की है कि मुकामी लोग जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जबकि अगर सयाह शांगला टॉप और यख्तंगी आना चाहते हैं तो वो अपने साथ गाड़ी चेन लाजमी लाए, क्योंकि शदीद बर्फ़बारी की वजह से, फिसलन की वजह से कोई भी हादसा जो है वो रुनमा हो सकता है। अगर हम शांगला के देगर जो पहाड़ी इलाके है उसके हवाले से अगर बात करें तो मैं आपको ये बात वज़ीह तौर पर बताता चलूँ कि ज़्यादातर लोगों से हमारा रबिता हुआ है तो उनका ये कहना है कि गुज़श्ता कई रोज़ से ट्रांसफार्मर की ख़राबी की वजह से या शदीद बर्फ़बारी की वजह से बिजली तार ज़मीन पर गिरने की वजह से बिजली का निज़ाम जो है कई इलाकों में मुअत्तल हो गया है। जबकि अगर हम जो मुकामी लोग हैं उसके हवाले से बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला शांगला में इस वक्त जो बाज़ार है उसमें वारश न होने के बराबर है और ज़्यादातर लोग जो है वो घरों तक महदूद है, लेकिन उसके बावजूद सयाहों की एक बड़ी तादाद ने शांगला टॉप और यख्तंगी का रुख किया हुआ है और वहाँ पर आसमान से बर्फ़ की जो सफ़ेद गाले फट रहे हैं उससे खूब महसूस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मरी में तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी है। बर्फबारी और बारिश के बाद मलिका कौसार का मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। सयाह भी होटलों के कमरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात हैदर अली से जान लेते हैं। जी हैदर, बताइएगा क्या बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है? सर्द से सर्द हो रहा है। मरी को काले बादलों ने अपनी आगोश में ले रखा है। यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं। आज तीसरे रोज़ भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि 2 दिन पहले होने वाली बर्फबारी भी आहिस्ता आहिस्ता बारिश के बायस पिघल रही है। अगर दर्जा हरारत की बात करूं तो इस वक्त मरी का दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर दर्जा हरारत मज़ीद कम होता है तो मरी के अंदर किसी भी वक्त बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। सियाह भी होटलों के कमरों तक महदूद होकर रह गए हैं और बर्फबारी के इंतज़ार
इंतज़ार में हैं। मरी को इस वक्त शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है, तो मरी की तरफ सफ़र करने वाले अफराद एहतियाती तदबीर अख्तियार करें, गाड़ी इंतहाई एहतियात से ड्राइव करें, ड्राइविंग के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल करें, अपने साथ गर्म मलबूसात और खुश्क मेवाजात ज़रूर रखें क्योंकि मरी के अंदर सर्दी इंतहाई ज़्यादा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की ये कैफियत कुछ घंटे तक ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कौमी कमीशन 8 माह बाद भी गैर फ़ाल है। कमीशन का दफ्तर न होने की वजह से अमले को मुश्किलात का सामना है। गोहर महसूद से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। गोहर बताइएगा। इस वक्त मैं एवेक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर मौजूद हूं, जहां पर NCRC जो बच्चों से मुतल्लिक कौमी कमीशन है उस पर उसके दफ्तर पर काम हो रहा है। दफ्तर की सूरत हाल आपको हम अब लिए चलते हैं, बताते हैं। इस वक्त मेरा वीडियो जर्नलिस्ट ग़ुलाम आपको दिखा रहा है, ये दफ्तर की सूरत हाल है। मार्च में कमीशन का नोटिफिकेशन जारी होता है और अब तक दफ्तर के लिए फ़ंड्स कमीशन को नहीं मौसूल हुए हैं, जिसकी वजह से दफ्तर की बहाली जो है वो ताख़ीर का शिकार है। यही वो कमीशन है जो बच्चों से मुतल्लिक मुल्क भर में होने वाली ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके साथ जो हकूक़ पामाल हो रहे होते हैं, यही वो कमीशन उस पर काम कर रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी वजारत इंसानी हकूक़ और हुकूमत पाकिस्तान जो है इस हवाले से बिल्कुल गफलत का शिकार है। अभी तक फ़ंड्स रिसीव नहीं हो सके हैं कमीशन को, जिसकी बदौलत दफ्तर की जो सूरत हाल है आपके सामने है। ज़राए बता रहे हैं कि कमीशन को मुमकिन तौर पर आइंदा चंद रोज़ में फ़ंड्स मौसूल हो जाएंगे, लेकिन ये भी मुमकिनात हैं। जबकि ये जो दफ्तर पर काम शुरू हुआ है, ये गुज़श्ता 4-5 दिनों से इस पर काम शुरू हुआ है। अब अंदाज़ा नहीं है कि इस पर 10 दिन में ये काम मुकम्मल हो सकेगा, 20 दिन में मुकम्मल हो सकेगा, लेकिन अभी तक इंसानी हकूक़ की जो कौमी कमीशन है, बच्चों से मुतल्लिक जो कौमी कमीशन है, उस पर अभी तक दफ्तर नहीं बन सका है और न ही बाकायदा काम शुरू हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। तालीमी इदारों के बाद लाइब्रेरीज़ को भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। लाइब्रेरीज़ को 26 नवंबर से ता हुक्म सानी बंद किया जाएगा। फैसले का इतलाक़ पंजाब भर की तमाम लाइब्रेरीज़ पर होगा। मज़ीद तफसीलात इमरान यूनिस से जान लेते हैं। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के पेश नज़र अब तालीमी इदारों के बाद लाइब्रेरियों को भी बंद करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। लाइब्रेरियों को 26 नवंबर से ताहुक्म सानी बंद किया जाएगा। फैसले का इतलाक़ जो है वो पंजाब भर की तमाम लाइब्रेरीज पर होगा। लाइब्रेरी के स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। कोरोना वबा की दूसरी लहर को देखते हुए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है कि पहले तालीमी इदारे जो है उनको बंद किया गया, उसके बाद लाइब्रेरियों को अब बंद करने का फैसला जो है वो किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में तैनात स्पेन के सफ़ीर मैनुअल ड्रेवन फैसलाबाद पहुंच गए। स्पेन के सफ़ीर ने सनतकार काशिफ ज़िया की फैक्ट्री लाहौर फैशंस का दौरा किया। दोनों मुमालिक के दरमियान तजारत और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर बातचीत की गई। मज़ीद तफसीलात शहराज भट्ट से जान लेते हैं। शहराज, अपडेट कीजिएगा हमें। लाहौर फैशंस इंडस्ट्री से आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर डायरेक्टर लाहौर फैशंस और पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन काशिफ ज़िया भी मेरे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ साथ आज मैनुअल ड्रॉन ने जो कि एम्बेसडर हैं स्पेन के और पाकिस्तान में तैनात स्पेनिश एम्बेसडर हैं, उन्होंने आज लाहौर फैशंस का विज़िट किया है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ का मज़ीद भी उनका विज़िट और दौरा बाकी है। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान हॉजरी में और गारमेंट्स में और निटवेयर में जो इस वक्त हम एक्सपोर्ट में सफ़े अव्वल पर हैं, और उस हवाले से उनका क्या कहना है। Manuel, once again I would like to say welcome to you, and we are very blessed enough to have you once again. This is very rare that some ambassador who is going to stay for a night in the Faisalabad, and he's going to visit different organization and different industries. So what's your views about the Faisalabad textile and knitwear and garments industry? Well, I'm very impressed because now every time I look at a garment in a shop, or Zara shop or whatever, I'm going to think of all that I have seen today and think of the hard work behind all that. And I'm very impressed with this family because of the connection that they have with my country, because they speak Spanish better than I do, which is quite frustrating. All of them.
they have a very long history of living in Spain, and that is why now they are the perfect bridge between Pakistan and Spain, because they are working with Spanish companies manufacturing textiles for Spain, and I'm moved. काशिफ ज़िया मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। काशिफ साहब बताइएगा कैसा विजिट रहा है इमैनुअल डुरान के यहाँ पर और आपको कैसा लगा? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको मैं वेलकम करूँगा कि फैसलाबाद तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि फैसलाबाद से इस टाइम पे जो हौजरी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है स्पेन की गवर्नमेंट के लिए, और स्पेन के लिए जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से, मैं तो यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए बैकबोन है। और सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात ये है कि इनको यहाँ पे फैसलाबाद में जो हमारा प्रीमिसेस है यहाँ पे इनको बायलिंगुअल भी मिला है कि जो स्पेनिश बोल के उनको कन्विंस कर सकें और उनको बता सकें कि यहाँ के पाकिस्तानी कल्चर क्या है, हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट्स जो हो रही हैं, किस तरह गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में मुस्तकबिल में इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए, बायलैटरल ट्रेड के फ़रोग़ के लिए, दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए एम्बेसडर जो हैं उनका कलीदी किरदार रहेगा, और वो बड़ा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने के हवाले से। और आज उन्होंने लाहौर फैशंस इंडस्ट्री का फैसलाबाद के अंदर दौरा किया मलिकपुर में, और जिसके बाद वो बड़े पुरुम्मीद और बड़े जो है वो होपफुल दिखाई दे रहे हैं। जी शहराज पर बहुत शुक्रिया। खारिया के इलाके बधूचक से ताल्लुक़ रखने वाले हवलदार इफ्तिखार हुसैन की आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है। इफ्तिखार हुसैन 25 नवंबर 1986 को सियाचिन में दुश्मन के साथ मार्के में शहीद हुए। बेवा को खामन की शहादत पर आज भी फ़ख्र है। तफसीलात जानते हैं सैयद तनवीर नकवी से। तनवीर बताइएगा अहले खाना के क्या जज्बात हैं? फौज की जो तारीख है वो शहदा की बहादुरी की दास्तानों से भरी पड़ी है, और पाक फौज के नौजवान जो हैं वो अपने जानें कुर्बान करते आ रहे हैं मादरे मिलत पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खारिया के नवाई इलाका बुद्धचक में, जहाँ के पाक फौज के हवालदार इफ्तिखार हुसैन जो कि आज ही के दिन 25 नवंबर 1986 को सियाचिन में कायद पोस्ट पर दुश्मन के खिलाफ मार्के में शहीद हुए। उनकी बेवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो अपने हामद की शहादत के बारे में क्या कहती है। बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी जान कुर्बान की है अपने मुल्क वास्ते, और मेरा एक बेटा है और इंशाल्लाह मुल्क वास्ते तैयार। जी बिल्कुल, बेवा जो है वो जहाँ पर अपने हामद की शहादत पर फख्र करती हैं, वहाँ पर इनकी यही भी ख्वाहिश है कि इनका एक ही बेटा है, अगर वो भी ज़रूरत पड़ी तो अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए। बहुत शुक्रिया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी कोरोना का इजलास जारी है। ANP के सेनेटर सितारा अयास के अलावा अपोजिशन का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। NCOC हुकाम ने कोरोना से मुतालिक ब्रीफिंग दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि अपोजिशन जमातों को इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। जो आपने इजलास बुलाया है, अपोजिशन इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही? कोरोना से मुताल्लिक इजलास है। मेरा ख्याल में इनको आना चाहिए था। इनकी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी सिचुएशन है इस वक्त कोरोना की, इसको समझ भी लें और इसके मुताबिक जो है ना जो भी फैसले हों वो मुत्तफ़िका मुश्तरका हो। तो आप अपोजिशन से आपके राब्ते हुए थे? बिल्कुल, हमने उसके साथ राबिता भी किया था, आपने उसको बाकायदा इन्विटेशन। तो उन्होंने आने से इनकार क्यों किया? डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मामले पर बात करते हैं। इरफान बताइएगा अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, कोरोना के हवाले से इजलास में क्यों नहीं शिरकत कर रहे? देखिए, अपोजिशन ये इल्ज़ाम कई बार ऑन द फ्लोर ऑन द रिकॉर्ड कह चुकी है कि स्पीकर कौमी असम्बली अब गैर जानिबदार नहीं रहे। वो इल्ज़ाम बरतते हैं कि जानिबदारी दिखाई जाती है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, और वो हुकूमत का दिफा ज़्यादा करते हैं, अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलते। इस वजह से ये ऑन द फ्लोर कौमी असम्बली के इजलास में ऐलान हुआ था कि अगर स्पीकर इसी तरह जानिबदारी बरतते रहे तो अपोजिशन फिर उनके साथ किसी इजलास में शरीक नहीं होगी, कानून साजी में शरीक नहीं होगी। तो अब अपोजिशन ने बाकायदा ये सिलसिला शुरू कर दिया है। ये तीसरी पार्लिमानी कमेटी है जिसमें PDM की जमातें शामिल नहीं हो रही। पहले गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बुलाई गई थी, उसके बाद सिक्योरिटी मामलात पर बुलाई गई थी, उसमें भी ये PDM नहीं गई, और अब जो कोरोना पर बुलाई गई है उसमें भी ये नहीं गई। शायद खाकान अब्बासी ने कल मीडिया से बातचीत मुख्तसर सी की थी। उनका ये कहना था कि स्पीकर को ऐसी कमेटी बनाने का इख्तियार ही नहीं है, और दूसरा इसलिए PDM इसमें नहीं जाएगी। सितारा अयास जिनका ताल्लुक ANP से है वो इस इजलास में जरूर शरीक हैं, लेकिन ANP सितारा अयास से लाने ला ताल्लुकी कर चुकी है, और गैर एलानिया तौर पर सितारा अयास। बहुत शुक्रिया।
کراچی کی سڑکوں پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف شہری انتظامیہ نے کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ کمشنر کراچی کے احکامات پر شہر کے مختلف علاقوں میں کچرا پھینکنے والوں کے خلاف 10 سے زائد FIR درج کر لی گئی ہیں، جبکہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوید صدیقی سے۔ نوید بتائیے گا۔ جی بالکل، کمشنر کراچی کی ہدایت پر جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں جو کچرا پھینکنے والے افراد ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک جو ہے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 10 سے زائد افراد جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 10 مقدمات جو ہیں وہ شہر کے مختلف پولیس تھانوں میں درج ہو چکے ہیں۔ یہ جو مقدمات ہیں بوٹ بیسن، منگو پیر، کورنگی اور دیگر علاقوں میں جو ہے درج کیے گئے ہیں۔ کمشنر کراچی کی ہدایت جو ہے وہ واضح طور پر ہے کہ جو بھی کچرا پھینکنے والے افراد ہیں، عناصر ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور کسی کو بھی جو ہے چھوٹ نہیں دی جائے، کیونکہ جو کراچی میں جو جا بجا کچرے کے ڈھیر انبار لگے ہیں، خاص کر جو فٹ پاتھیں ہیں کراچی کی وہ کچرے میں اٹھی ہوئی ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے شہری انتظامیہ نے جو سخت اقدامات کرنے کا جو ہے ارادہ کر لیا ہے اور اسی تناظر میں جو ہے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کمشنر کراچی نے ڈی سیز ہیں اور اس کے علاوہ دیگر متعلقہ حکام ہیں ان کو واضح ہدایت کی ہے کہ کراچی کو جو ہے کچرے سے پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نیب نے لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ UET سے گزشتہ 5 سالوں کی آڈٹ رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ UET کے سابق پروفیسر عبدالستار شاکر کا ریکارڈ بھی مانگا گیا۔ عبدالستار شاکر کو کتنے الاؤنس ملے، کتنا قرض، کتنی تنخواہ ملی، ریکارڈ دیا جائے۔ اس حوالے سے تمام تر ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔